हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम जीएस के कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 90 यानी कि 90 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 91 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जिस किसी को भी पता नहीं है कि जीएस से मतलब क्या है, तो जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस या फिर मिक्स सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकाज रेन रिकॉर्डेड इन हिज इंस्क्रिप्शन वॉज। तो अशोक के शासनकाल में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी जो उसके शिलालेखों में अंकित थी? तो ऑब्वियसली कौन सी थी? तो वो थी कलिंग वॉर, यानी कि कलिंग का युद्ध। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको भी पता है, जब भी अशोक की बात आती है, जब भी महान सम्राट अशोक की बात आती है, तो इनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हम हर बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि अशोक किस वंश का राजा था? तो यह मौर्य वंश का राजा था, मौर्य डायनेस्टी का यह राजा था। तो मौर्य वंश की शुरुआत किसने की थी? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। यानी कि आप कह सकते हैं कि अशोक का दादा कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब अशोक की यहाँ पर सेपरेट तरीके से हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था? 304 BC में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि अशोक की मृत्यु 232 यानी कि 232 BC में हुई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो वो बैठे थे 269 ईसा पूर्व में। और अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? ये वाला क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध 261 यानी कि 261 BC में लड़ा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कलिंग युद्ध है ना, आपको भी पता है कि अशोक के टोटल 14 शिलालेख हुए। तो इन 14 शिलालेखों में कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है? तो वो की गई है 13वें नंबर के शिलालेख में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो 14वें नंबर का शिलालेख है, इससे क्वेश्चन बनता है कि ये 14वें नंबर का शिलालेख कहाँ पर पाया गया था? तो ये पाया गया था गिरनार में। कहाँ पर पाया गया था? गिरनार में। ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और 14वें नंबर के शिलालेख में अशोक की धम्म नीति और अशोक के शासन सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 13वें शिलालेख में अशोक के द्वारा जो है तो कलिंग युद्ध का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अशोक से संबंधित कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए, जो कि आपको ध्यान में रखते हैं। अगर कुछ और भी क्वेश्चंस की अगर बात करें, जैसे कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किन्होंने दी थी? तो वो दी थी उपगुप्त ने। किन्होंने दी थी? उपगुप्त ने। फिर एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु कहाँ पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था बिहार के गया में, बराबर की पहाड़ियों में। और इन 4 गुफाओं का नाम क्या क्या है? तो वो है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अशोक की दूसरी पत्नी कौन थी? तो अशोक की दूसरी पत्नी थी करुवाकी। ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। और करुवाकी का ही पुत्र कौन था? तो वो था तिवाला। और तिवाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तिवाला किसका पुत्र था? तो वो था अशोक का। और तिवाला की माँ का नाम क्या था? तो वो था करुवाकी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको भी पता है, बहुत बार एग्जाम्स में बन जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 55 है। प्लिनी वॉज। तो प्लिनी क्या थे? तो प्लिनी कौन थे? तो यह एक रोमन राइटर थे, यानी कि रोमन लेखक थे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, बहुत सारे ऐसे यात्री हुए, बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जो कि डिफरेंट टाइम्स में भारत की यात्रा उन्होंने की थी। तो आपसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि किसने जो है तो कब यात्रा की और किसके शासनकाल में यात्रा की। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज का नाम आपने बहुत बार सुना हुआ है। तो यह क्या थे? तो यह एक ग्रीक राइटर थे। क्या थे? ग्रीक यह राइटर थे। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? तो वो लिखी हुई है इंडिका नामक पुस्तक। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये जो मेगास्थनीज थे, इनको भेजा किसने था?
तो इनको भेजा था सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह क्वेश्चंस को मैं लिंक कर रहा हूँ उसी तरह क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके चलना है। अब कुछ एक चीनी यात्री हुए, तो वह कौन कौन से थे और उन्होंने किस किस शासक के शासनकाल में जो है तो विजिट किया था। तो सबसे पहले बात आती है फाहियान की। तो फाहियान जो है तो एक चीनी यात्री थे। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है, यह एक चीनी लेखक थे, ओके, चाइनीज राइटर थे, और इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय या जो कि गुप्त वंश के एक राजा थे, उनके शासनकाल में इन्होंने भारत की यात्रा की हुई थी। एक और जो है तो चाइनीज राइटर थे, तो वह कौन थे, तो वो थे ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग ने किस राजा के शासनकाल में विजिट किया था इंडिया को, तो वो थे हर्षवर्धन के काल। हर्षवर्धन के समय इन्होंने विजिट किया था, और हर्षवर्धन पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है मार्को पोलो, कि मार्को पोलो ने जो है तो किस वंश के समय जो है तो भारत को विजिट किया हुआ था। तो इन्होंने पांड्य वंश के समय भारत को विजिट किया हुआ था। और मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे, तो यह एक इटालियन थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यह इटली के निवासी थे। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता यह किस राजा के शासनकाल में भारत आए हुए थे, तो ये आए हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और ये कहाँ के यात्री थे, तो ये थे मोरक्को के यात्री। और मोरक्को पड़ता कहाँ पर है, तो ये पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने लिंक कर दिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को लिंक करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत बार बोलता हूँ कि जब भी आपके एग्ज़ाम नज़दीक में आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल पर जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको देखना है। और आपको भी पता है कि हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्शन वाइज, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, इन सभी की अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आपको पहले तो उनको जाकर के एक बार विजिट ज़रूर करना है। जब भी आपके एग्ज़ाम निकट में आ जाए तो आपको एक बार उन सारी की सारी वीडियोस को एक बार ज़रूर से देखना है। इससे होगा क्या, देखो, आपको याद कुछ भी नहीं करना है, या तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आप चीज़ों को बार बार देखोगे, बार बार क्वेश्चंस को पढ़ोगे, आंसर्स को पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें वो आपको याद हो ही जाएंगी। तो एक बार आपको रिवाइज ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। इन सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूल वॉज फॉलोड इमीडिएटली बाई। तो मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया था। तो कुषाणों के बाद कौन आए थे, दो यहाँ पर पॉइंट्स बन रहे हैं, एक तो कुषाण, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुरुंद। मुरुंदों के द्वारा जो है तो कुषाण शासन का तुरंत पश्चात जो है अनुगमन किया गया था। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बने दो पॉइंट्स, एक तो मुरुंद और एक कुषाण। तो सबसे पहले बात करते हैं मुरुंदों की। तो मुरुंदों से आपको 2-3 पॉइंट्स ही पता होने चाहिए कि यह, पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि यह एक हिंदू शाही वंश था। क्या था, हिंदू शाही वंश था। इनकी कैपिटल कहाँ पर हुआ करती थी, तो प्रेजेंट में जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। तो काबुल में इनकी जो है तो कैपिटल हुआ करती थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये तो हमने देख लिया मुरुंदों के बारे में। अब बात करते हैं कुषाण वंश की। और कुषाण वंश की आपको भी पता है, बहुत से क्वेश्चंस कुषाण वंश से पूछे जाते हैं। जैसे कि कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वह कुजुल कटफिसेस के द्वारा की गई थी। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको इनके बारे में बहुत बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो कुषाण वंश से ही 2-3 क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे कि कुषाण काल में सबसे ज़्यादा विकास किस क्षेत्र में हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट जो है तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कुषाण काल में सबसे ज़्यादा जो विकास था तो वह कला यानी कि आर्ट क्षेत्र में हुआ था। और आर्ट अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो आर्किटेक्चर ऑप्शन में आएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कुषाण वंश था, कुषाण वंश की पहचान केवल और केवल सिक्कों के आधार पर हुई है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि किस वंश की पहचान केवल सिक्कों के आधार पर हुई है, तो वो था कुषाण वंश। और कुषाण जो है तो चीन की यूची जाति से थे, और यह तुषारी लोग इनको कहा जाता था। जो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुषाण का एक इंपॉर्टेंट राजा हुआ, एक शक्तिशाली राजा हुआ, तो वह कौन था, तो वह था कनिष्क। और आपको भी पता है कनिष्क से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि कनिष्क जो है तो गद्दी पर कब बैठे थे, तो यह 78 AD में गद्दी पर बैठे थे। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। और गद्दी पर बैठने के समय इन्होंने एक संवत चलाया, शक संवत। और आपको भी पता है कि भारत सरकार के द्वारा जो है तो किसको प्रयोग में लाया जाता है, तो शक संवत को ही प्रयोग में लाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी, तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर में थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी राजधानी इनकी कहाँ पर थी, तो वो थी मथुरा में। कहाँ पर थी, मथुरा में। और मथुरा की जब भी बात आती है तो आपसे कुषाण वंश से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में कौन से संग्रहालय में रखा गया है, तो वो रखा गया है मथुरा संग्रहालय में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस को देखो, आपको लिंक करके चलना है।
अब कनिष्क से भी कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपको भी पता है कि इनके शासनकाल में बहुत से विद्वान रहते थे, जैसे कि इनके समय जो है तो वसुमित्र रहते थे, और वसुमित्र ने किसकी रचना की हुई है? तो वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना की हुई है, तो ये भी आपको पता चल गया। कनिष्क के ही दरबार में जो है तो अश्वघोष रहते थे। कौन रहते थे? अश्वघोष। और अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित की रचना की हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कनिष्क के ही शासनकाल में जो है तो या फिर इनके दरबार में नागार्जुन रहते थे, तो नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र की रचना की हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत का आइंस्टाइन भी नागार्जुन को ही कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कनिष्क के ही दरबार में चरक रहते थे। कौन रहते थे? चरक, जो कि इनके एक राजवैद्य थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चरक ने जो है तो चरक संहिता लिखी हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर बच गया जो कि आपको पता होना ही चाहिए। कनिष्क कौन से धर्म को मानते थे? तो कनिष्क बौद्ध धर्म को मानते थे। अब ये तो हर किसी को पता है, हर एक स्टूडेंट को पता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बट आपको ध्यान में रखना है कि यह बौद्ध धर्म में कौन से संप्रदाय को मानता था? तो ये मानता था महायान संप्रदाय को। किसको? महायान संप्रदाय को। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 65 है। द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज एबलिश बाय। तो द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किसने किया था? यानी कि द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? तो समाप्त आपसे पूछा गया है, तो पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ड्यूल सिस्टम यानी कि द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा जो है तो लाई गई थी, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। और इसको समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो इसको समाप्त वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। इन दोनों की ही हमने यहाँ पर बात की। मैंने आपको अभी बताया कि ड्यूल सिस्टम यानी कि द्वैध शासन को लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स, इन दोनों से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना ही रखना है कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लाया गया था? तो वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही लाया गया था। और कब लाया गया था? तो 1765 में लाया गया था। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। अब ये था कौन? तो देखो, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो प्लासी के युद्ध के बाद इसी को यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। यही आपको ध्यान में रखना है। और जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1765 में ही हुई थी। उस समय भी जो है तो बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स आपको पता चल गए। अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, बट कब किया था? डेट्स आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो वो किया था 1772 में। कब किया था? 1772 में। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। और यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ये भी आपको पता चल गया। इसी के समय क्या हुआ था? 1781 की बात है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। और इसी के समय 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो ये 3-4 पॉइंट्स हमने किन के बारे में देखे? एक तो हमने देखा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, और एक देखा वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। ज़्यादा बर्डन आप पर नहीं डालेंगे, यही दो आपको पहले तो ध्यान में रखने हैं। इन दोनों को ही आपको बार बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 66 है। विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट किल्ड द रैंड। तो किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? तो वह किन्होंने किया था? तो रैंड का कत्ल जो है तो दो व्यक्तियों ने किया था। तो वह 2 व्यक्ति कौन कौन से थे? तो एक तो थे दामोदर चापेकर, और एक और कौन थे? तो एक थे बालकृष्ण चापेकर। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चापेकर बंधु। क्या कहा जाता है? चापेकर बंधु। तो चापेकर बंधुओं ने ही जो है तो रैंड का कत्ल किया था। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि कब इन्होंने जो है तो रैंड का कत्ल किया। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि चापेकर बंधुओं के द्वारा कब भारत की पहली क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया गया था। तो 2 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने रैंड का कत्ल कब किया था? तो वो किया था 1897 में, 1897 में। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसी से संबंधित पूछा जाता है कि भारत की पहली क्रांतिकारी घटना कौन सी थी? तो भारत की पहली क्रांतिकारी घटना थी
दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर के द्वारा रैंड की हत्या। तो चापेकर बंधुओं द्वारा कब जो है तो भारत की पहली क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया गया था, तो वो दिया गया था 1897। ये डेट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। 1897 ये बहुत बार एग्जाम में बनती है। अब कुछ और की भी अगर बात करें, जैसे कि आपको पता है नासिक षड्यंत्र केस हुआ था, तो ये कब का है, तो ये है 1909 का। उसी तरह आपसे पूछा जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस, तो दिल्ली षड्यंत्र केस कब का है, तो यह है 1912 का। उसी तरह आपसे एक और भी पूछा जाता है, जैसे कि अलीपुर षड्यंत्र केस, ये कब का है, तो ये है 1908 का। ये क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। ये डेट्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाती हैं, जो कि आपको बार बार रिवाइज करके चलना है। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नॉट इन्वॉल्व विद द एमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था, तो वह कौन सा था। तो यहाँ पर सिंपल सी बात की गई है AITUC की, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की यहाँ पे बात की गई है। तो इनमें जो है तो कौन शामिल नहीं था, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर शामिल नहीं थे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी लाला लाजपत राय हो गए, VP वाडिया हो गए, NM जोशी हो गए, ये सारे के सारे जो है तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में शामिल थे। अब यहाँ पर बात आई गई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। इसके फाउंडर कौन थे, यानी कि इसके संस्थापक कौन थे, तो कहा जाता है NM जोशी और लाला लाजपत राय इसके संस्थापक थे। और AITUC का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो लाला लाजपत राय को ही बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब AITUC इसमें मेंबर कौन कौन से थे वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2-3 तो आपको यहीं से पता चल गए, लाला लाजपत राय, VP वाडिया, NM जोशी। और भी आपको ध्यान में रखते हैं, जिनमें एक तो आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, एक आ जाते हैं चित्तरंजन दास, एक आ जाते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा, और एक आ जाते हैं VV गिरी, एक आ जाती हैं सरोजिनी नायडू। तो ये कुछ एक मेंबर हैं किसके हैं, AITUC के, जो कि आपको बार बार जो है तो इनको रिवाइज करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू, तो पृथ्वी का उद्भव माना जाता है आज से पूर्व। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व दिया जाता है, तो यहाँ पर 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व यह है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है, मॉनसून विंड्स फॉल इन दी कैटेगरी ऑफ, तो मॉनसूनी हवाएं किस वर्ग में आती हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो मॉनसून हवाएं किस वर्ग में आती हैं, तो ये आती हैं पीरियोडिक विंड्स में, आवर्ती पवन में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ है, तो चलो आज भी मैं आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में करवा देता हूँ। जैसे कि आपको भी पता है विंड्स होती हैं, यानी कि हवाएं होती हैं, तो वह 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो उनमें सबसे पहले प्लेनेटरी विंड्स आ जाता है, पीरियोडिक विंड्स आ जाता है और लोकल विंड्स आ जाता है। तो इन तीनों के ही बारे में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पीरियोडिक विंड्स हो गया, लोकल विंड्स हो गया, इनसे पूछे जाते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेटरी विंड्स, यानी कि भूमंडलीय पवनों की। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये किस प्रकार की हवाएं होती हैं। तो देखो, ऐसी हवाएं जो हाई प्रेशर बेल्ट से और लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ब्लो करती हैं, तो उनको कहा जाता है प्लैनेटरी विंड्स। और एक ध्यान में आपको इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि यह ग्लोबल स्केल पे ब्लो करती हैं। किस स्केल पे, यह ग्लोबल स्केल पे ब्लो करती हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है तो एग्जैक्ट सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी हवाएं ग्लोबल स्केल पे ब्लो करती हैं, तो वो करती हैं प्लैनेटरी विंड्स। और ये होती हैं 2 प्रकार की। तो 2 प्रकार की होती हैं, तो एक तो उसमें आ गया ट्रेड विंड्स और एक आ गया वेस्टर्लीज। यानी कि इसके ये एग्जाम्पल्स हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रेड विंड या फिर वेस्टर्लीज यह किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये है प्लैनेटरी विंड्स के एग्जाम्पल। ये आपको पता चल गया। तो ये सारे पॉइंट्स हमने प्लैनेटरी विंड्स के बारे में देख लिए। अब बात करते हैं पीरियोडिक विंड्स की। अब पीरियोडिक विंड्स की बात आती है, तो ऐसा होता है कभी कभार जो हवाएं होती हैं वह सीज़न और टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। तो जो हवाएं सीज़न और टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो उनको कहा जाता है पीरियोडिक विंड्स। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी हवाएं हैं जो सीजन और टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं, तो वो है पीरियोडिक विंड्स। ये आपको ध्यान में रखने हैं। और इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, तो इसके एग्जांपल्स में सबसे पहले आ जाता है मॉनसून विंड्स, जो कि आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर आ जाता है लैंड ब्रीज और एक आ जाता है सी ब्रीज। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, मॉनसून विंड्स हो गई, लैंड ब्रीज हो गया और सी ब्रीज हो गई। तो ये भी हमने देख ली पीरियोडिक विंड्स। तो प्लैनेटरी भी हमने देख ली, पीरियोडिक भी हमने देख ली। अब बात करते हैं लोकल विंड्स की। तो लोकल विंड्स ये किस तरह की हवाएं होती हैं, तो देखो यह स्मॉलर एरिया या फिर किसी स्पेसिफिक रीजन में ब्लो करती हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना है प्लैनेटरी में। प्लैनेटरी विंड्स जो होती हैं तो यह पूरे के पूरे ग्लोबल स्केल पे ब्लो करती हैं, जबकि ये जो लोकल विंड्स होती हैं यह एक स्मॉलर एरिया
या फिर किसी एक स्पेसिफिक रीजन में ही ब्लो करती हैं। अब इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो लोकल विंड्स के एग्जांपल्स में एक तो आ जाती है माउंटेन ब्रीज और एक आ जाती है वैली ब्रीज। ये बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये आपने बार बार जो है तो इनको देखना है। ओके, बाकी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं तो जरूर से वीडियोस को लाइक कर दिया करें और अपने भाई बहनों के साथ जरूर से हमारी वीडियोस को शेयर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है। हु एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दी 26 ऑफ नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार या फिर अंगीकार किया गया था। तो वह किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था भारत के लोगों के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरू से हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के गठन की शुरुआत कब की गई थी? तो वो की गई थी जुलाई 1946 से। और किसके आधार पर की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर की गई थी। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और ये हुई कहाँ पर थी? तो यह नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो वो चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और बाद में चल करके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसके जो है तो एक स्थायी अध्यक्ष चुने गए, राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 13 दिसंबर आपको पता है 13 दिसंबर 1946 इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? ये क्वेश्चन आजकल बहुत बार एग्जाम में बन रहा है। तो वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों डेट्स भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपसे जिस तरह यहाँ पर ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है तो पारित कब किया गया था? तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। जबकि संविधान को लागू कब किया गया? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? तो वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये आप सभी ने जो है तो बार बार सुना होगा, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 90 है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण को अनुमत करता है? अब यहाँ पर देखो, ध्यान में रखना, यहाँ पर नए स्टेट की बात की गई है। अगर नया स्टेट बनाना हो, अगर यहाँ पर बात की गई होती कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना हो, तो अब क्या आता? तो दोनों के दोनों पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो जब भी नया स्टेट बनाना हो तो वो किया जाता है आर्टिकल 3 के तहत। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 3 के तहत। अच्छा, आर्टिकल 3 में आपको एक बार बता ही देता हूँ। तो आर्टिकल 3 कहता क्या है? तो आर्टिकल 3 कहता है कि जो संसद है, यानी कि जो पार्लियामेंट है, तो हर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति पर किसी भी राज्य के नाम, किसी भी राज्य की सीमा और किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और आपको पता है कि 2000 में जो है तो जैसे उत्तराखंड को जो है तो तोड़कर एक अलग से राज्य बनाया गया था। तो उसी प्रकार ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी नए राज्य का निर्माण करना हो तो वह किसके तहत किया जाता है? तो वो किया जाता है आर्टिकल 3 के तहत। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे विदेशी राज्य की, कि किस तरह से विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। तो वो मिला सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है? कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। और इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है सिक्किम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आर्टिकल 1 क्या कहता है? तो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट फॉर सम पीरियड। तो निम्न में से भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे? तो वह रहे थे ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इनसे संबंधित 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हैं। पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो यह 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल 1982 से लेकर के 1987 तक था। यही आपको ध्यान में रखना है। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बहुत बार सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है और शिमला बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहली बार पॉकेट वीटो का यूज़ करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पहली बार जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था तो वह कौन थे? तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। और इन्होंने किसके विरुद्ध में पॉकेट वीटो का यूज़ किया था? तो इन्होंने इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट बिल जो कि 1986 का था, उसके विरुद्ध जो है तो पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।